हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर आपका एक और नए कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक और सेक्शन परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 का पेपर सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में आपके लिए। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज इस पेपर सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। तो देखिए, इस पेपर सॉल्यूशन में वो सेम इंस्ट्रक्शन थे जो हमने आपको पहले बताए हुए थे। सभी प्रश्न हल करने हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को सही माना जाएगा। ये सब बेसिक जो थे वो मैंने पहले बता दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज के सेक्शन में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर स्थित विद्युत विभव की गणना करना है। क्या है, 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसकी गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। पहला 1 नंबर में क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसको। देखें, पहले आप क्वेश्चन को, मैं वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं साइड में खिसका दूंगा ताकि इसका सॉल्यूशन कर सकें। तो नोट कर लिया, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। सॉल्व फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो आपको गिवन लिखना है, हल करेंगे तो दिया हुआ लिखना है, क्या क्या दिया गया है आपको। तो हमने यहाँ पे लिखा दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, दिया है। और अगर हम दिया है लिखेंगे तो ये क्या आएगा, आवेश Q की मात्रा दी गई है आपको कितनी, 10 की घात -9 कूलाम। ठीक है, उसके बाद के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर दूरी दी गई है कितनी, 1 मीटर। विद्युत विभव की गणना करनी है, तो विद्युत विभव का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। सॉरी, हम वैल्यू लिखते हैं तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा 9 × 10 की घात 9 इंटू Q। आवेश की मात्रा कितनी है, 10 की घात -9 है और दूरी कितनी है, 1 है। इसको फाइनली, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 9 से ये प्लस का 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपका आंसर 9 वोल्ट आ जाएगा। कितना आंसर आया आपके पास में, 9 वोल्ट। कैसे आया, आपको आवेश दिया क्या था, 10 की घात -9 कूलाम, तो ये वैल्यू लिख दी। दूरी दी गई थी बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूर, 1 मीटर दूर मतलब R का मान 1 मीटर है। विभव की गणना करनी है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सॉरी, अगर हम यहाँ पे कैपिटल Q कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जब फॉर्मूला लगाएं तो कैपिटल Q/R लिखना है आपको। Q का मान -9 है, 10 की घात -9 है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 बटे 1, -9 से +9 कैंसिल, 9 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे कि चित्र में दर्शाए कार्बन प्रतिरोध का मान। ये क्वेश्चन दिया गया है जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं 2021 के मॉडल पेपर में, सेम क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए कार्बन प्रतिरोध का मान 22 × 10 की घात 5 ओम है। कितना दिया गया है, 22 × 10 की घात 5 ओम। ±5% है। वलय ए का रंग लिखिए। आपको क्या करना है, वलय ए का रंग लिखना है। तो वलय ए का रंग लिखना बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। आप और अच्छे से इस वीडियो को देखें तो सिंपल, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, सिंपल आपको क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि ए का कलर पूछा है तो देखो पहले 2 लिखा है, बाद में भी 2 लिखा है, और अगर 2 लिखा है तो, और अगर कलर का, वलय का कलर पूछा है, ये भी 2 और ये भी 2, तो ये लाल है तो ये भी क्या बनेगा आपका, लाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, लाल बन जाएगा, क्योंकि अगला भी 2 है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो कॉन्सेप्ट हमको पता होता है कि बी रॉय
बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, हैज़ वेरी गुड वाइफ, बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं। बी फॉर ब्लैक, ब्लैक के लिए कितना आएगा, 0 से स्टार्टिंग होगी इसकी, 0 1 2 3 4। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, मतलब काला, ब्राउन का मतलब हो गया भूरा, लाल, नारंगी और पीला। ग्रीन हरा, मतलब हरे के लिए 5। ब्लू मतलब नीला, नीला के लिए 6। हैज़ वेरी वायलेट, वायलेट के लिए 7। ग्रीन ग्रे मतलब ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। 10 की घातों में अगर आप बात करते हैं तो इसमें 5% आती है, ये टॉलरेंस को व्यक्त करता है, 5%, 10% और 20% को। तो यहाँ से भी कह सकते हैं आप, देखो लाल के लिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2, और लाल अगला है 2। हरे के लिए कितना है, 10 की घात 5, तो ये 10 की घात 5 में चलेगा क्योंकि 10 की घात 0 बन जाएगा। ये 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, ये 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, कितना 9, ऐसे चलता जाएगा। तो आपका ये कंप्लीट हो गया कार्बन प्रतिरोध वर्णक्रम, है ना। ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बस केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे थे आपका इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए क्या कहा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो इसका आंसर लिखेंगे अगर हम, तो देखिए क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या लिख पाएंगे, उत्तर। उत्तर क्या होगा इसका, तो उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, क्षेत्र में धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान, चालक पर लगने वाले बल का मान, लगने वाले बल का मान क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान, जिसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F बराबर BIL साइन थीटा। ये धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान आ गया, क्या आ गया, BIL साइन थीटा। इतना बल लगता है। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सदिश रूप में, अलग से आपको, ये तो आंसर हो गया। सदिश रूप भी याद रखना है, लेकिन कई बार सदिश रूप भी पूछ लिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान F बराबर BIL साइन थीटा, ठीक है। क्या होगा, F बराबर BIL साइन थीटा। अब कई बार क्या होता है, इसका सदिश रूप पूछ लेते हैं। इतना नोट कर लिया आपने, आप नोट कर लें। अब देखो सदिश रूप अगर हम इसका लिखेंगे तो सदिश रूप क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखें हम सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो ये सदिश रूप में जो है वो बन पाएगा, क्या बन पाएगा सदिश रूप में, F वेक्टर बराबर F वेक्टर बराबर, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, F बराबर BIL साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं F वेक्टर बराबर IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आप ये भी लिख सकते हैं, सदिश रूप भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके नीचे आप सदिश रूप नोट कर लें। ये थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नमन कोण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखिए। नमन कोण की परिभाषा लिखनी है और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखना है, ठीक है। तो देखिए नमन कोण, आप क्वेश्चन पहले नोट कर लें क्या है, नमन कोण को परिभाषित कीजिए।
पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। नमन कोण, हम बात करते हैं किसकी? नमन कोण की। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम नमन कोण। तो आपसे कहेंगे हम क्या लिखेंगे हम? नमन कोण। हेडिंग क्या लिखेंगे? नमन कोण। नमन कोण। तो देखिए नमन कोण क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में, पृथ्वी में दो ऐसे पार्ट निकलते हैं, एक को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, एक को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। इस तरह से बनते हैं, ये चुंबकीय याम्योत्तर बनते हैं और एक भौगोलिक याम्योत्तर बनते हैं। दूसरी बात हम बात करें तो ये अगर पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है, क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा बी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिर से समझें। पृथ्वी में दो घटक ले लिए हमने, एक तो ये आ जाएगा क्षैतिज घटक, इधर आ जाएगा आपका क्या? ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये आ जाएगा आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी, और ये जो कोण है ये बन गया थीटा। इसको कहते हैं हम क्या? नमन कोण। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में, 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 ठीक है, याम्योत्तर ऐसे लिखेंगे, याम्योत्तर। फिर से ध्यान रखें, पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर, पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एवं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एवं पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एवं पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाले कोण को, के मध्य बनने वाले कोण को, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं। बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं, कोण नमन कोण कहते हैं। ठीक है, फिर से सुने क्या बताया? नमन कोण क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में, किसमें? किसी स्थान पर पृथ्वी के किसमें? चुंबकीय याम्योत्तर में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एवं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या बताया आपको? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षैतिज घटक के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। और इसको अगर हम देखें तो इसको थीटा से व्यक्त करेंगे। नमन कोण को किससे व्यक्त करते हैं? थीटा से। फिर आपसे पूछा गया था पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखिए। ये लिख लिया, नोट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी। आगे इसी के बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? क्या पूछा था आपसे? इसी के साथ में पूछा था पृथ्वी के, इसके आगे क्या पूछा था वो देखिए आप। आगे पूछा था आपसे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखिए। तो इसको, ये हो गया नमन कोण की परिभाषा। फिर हम लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, इसी में आगे लिखें पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान, ध्रुवों पर नमन कोण का मान
नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना। तो चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। समझ गए बात को? अच्छा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान एवं वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। ठीक है, तो ये सिंपल है। पृथ्वी के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध क्या लिखेंगे हम? प्रत्यावर्ती धारा के, इसका उत्तर लिखते हैं। क्या आएगा आंसर में? हम क्या लिख पाएंगे? प्रत्यावर्ती धारा के, पृथ्वी नहीं, प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध। तो वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध होगा? तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे, ये आएगा आपका IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2। क्या आएगा? IRMS बराबर I0 अपॉन √2। इतना समझ गए? अच्छा, इधर ऐसे लिखना है, तो आप इधर साइड में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। RMS मान एवं शिखर मान में संबंध क्या बताया? IRMS बराबर I0 अपॉन √2। तो आप आगे इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू IRMS, I0। अब 1/√2 का जब भाग लगाओगे ना, तो 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? 1/1.414 इंटू I0। तो मतलब यहाँ पे जो तो आपका मान बना वो बन गया IRMS बराबर 0.707 I0। क्या बन गया? 0.707 I0। बात समझ में आ रही है? पहला स्टेप ये IRMS बराबर I0 अपॉन √2, फिर 1/√2 इंटू I0। 1/√2 होता है √2, 1.414 डिवाइड लगाएंगे 0.707 I0, ये बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? नेक्स्ट है किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R का मान आपको 10 ओम है, XL 100 ओम है, XC भी 100 ओम है, तो प्रतिबाधा का मान लिखिए। क्या पूछा था? प्रतिबाधा का मान लिखना था। तो हम देखें प्रतिबाधा का मान क्या आएगा इसमें। समझ पा रहे हैं आप बात को? प्रतिबाधा का सूत्र लिखना है। ठीक है, एक बार हमें ये है क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। पहले हम लिखते हैं उत्तर नंबर 6। आंसर कौन सा है? 6th वाला है। 6th वाले आंसर की बात करते हैं। तो देखिए आंसर 6, उत्तर 6 वाले का उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे हम कौन से वाले का? 6वें क्वेश्चन का। क्या कहा गया है? LCR परिपथ में R का मान दिया गया है कितना? 10 ओम। फिर आप देखिए XL दिया गया है कितना? 100 ओम। फिर क्या? XC दिया गया है आपको कितना? 100 ओम। आपसे प्रतिबाधा का मान पूछा है, मतलब Z का मान पूछा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमको Z का फॉर्मूला लगाना है। Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें तो मान रखेंगे अंडर रूट में R का मतलब क्या हो गया? 10 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC मतलब 100 माइनस 100 इसका होल स्क्वायर। अब 100 माइनस 100 करोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो यह जाएगा 10 का स्क्वायर आ गया 100 प्लस 100 माइनस 100, 0 का स्क्वायर 0। तो ये फाइनली आपके पास क्या बना? अंडर रूट में 100 का रूट सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास क्या? 10 ओम। ये इसका उत्तर है, 6वें वाले का आंसर है। कितना है? 10 ओम। ठीक है, ओके।
इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है लेंस की क्षमता एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे, लेंस की क्षमता और लेंस की फोकस दूरी में संबंध लिखना है आपको। तो अगर हम बात करें कि लेंस की क्षमता, उसका उत्तर लिखते हैं लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी में संबंध। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर नंबर 7 की बात करें, क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी में संबंध। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे क्या, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता एवं लेंस की क्षमता एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध, उसकी फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी में, फोकस दूरी में संबंध, लेंस की क्षमता एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध क्या आएगा। तो लेंस की क्षमता को हम क्या लिख पाएंगे, P। लेंस की क्षमता को हम क्या सॉरी, लेंस की क्षमता को हम लिखते हैं P और फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, स्मॉल f। तो ये संबंध आएगा P बराबर 1/f। ये क्षमता और फोकस दूरी में संबंध आ गया। इसकी इकाई हो जाएगी डायोप्टर, D की इकाई हो जाएगी डायोप्टर। अगर आप लिखना चाहें इकाई तो ठीक, नहीं लिखना चाहें कोई बात नहीं, केवल संबंध पूछा था, आप संबंध लिख, ठीक है। अच्छा जी, इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपसे, क्या दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखें हम दहली आवृत्ति को परिभाषित करते हैं। क्या होती है दहली आवृत्ति, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम कि दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो हमने लिखा दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति तो देखो किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। दहली आवृत्ति को अगर हम परिभाषित करें क्या लिखेंगे, किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर आपतित विकिरण की, सतह पर आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति, किसी धातु की सतह पर आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से, जिस पर धातु की सतह से, धातु की सतह से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं, हो जाता है उसे दहली आवृत्ति कहते हैं, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन बताइए आपको, किसी धातु की सतह पर आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उसे दहली आवृत्ति कहते हैं, एवं जिससे कम आवृत्ति पर धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, तथा दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर क्या लिखेंगे, तथा, ये तो डेफिनेशन हो गई। चलो फिर आगे लिखें, दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, दहली आवृत्ति से, दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, से कम आवृत्ति पर, दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर
धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, इतना आपको लिखना है, तो ये नोट कर लिया आपने, तो ध्यान रखिए, इतना पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।